नहीं, हमारा जो कल का फॉर्मूला बना था वो बना था एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कल का फॉर्मूला बना हुआ था। अब अगर हम लोग अलग अलग मीडियम की जो बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग ये बात करें कि भाई एयर प्रेजेंट है बिटवीन टू चार्जेस। अब मीडियम चेंज करने की बात करें, मुझे बताओ ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से दोनों पॉजिटिव है, अगर तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, लेकिन दोनों के दरमियान अभी कौन मौजूद है? एयर मौजूद। अगर एयर मौजूद है तो ये जो के है आप, इस के का फॉर्मूला क्या बन रहा होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ 4 पाई तो चलो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। 4 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, बचा कौन है आपके पास? एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? ये एप्सिलॉन नॉट बेटा कहलाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा फ्री स्पेस यानी कि एयर। फ्री स्पेस वैसे कहा जाता है वैक्यूम को। अब ये जो परमिटिविटी है, यानी कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी की वैल्यू है जब वैक्यूम है उस वक्त भी, और जब एयर है उस वक्त। अब बात क्या समझने वाली? बात ये समझने वाली बेटा कि के और परमिटिविटी, इन दोनों के दरमियान है इनवर्स रिलेशन। अगर बात नोटिस करो तो ये जो परमिटिविटी है, इसे कहते क्या, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, जरा याद रखो। सपोज करते हैं, आपको पता है ये जो परमिटिविटी है, ये जो लफ्ज निकला है, ये कहां से निकला है? ये निकला है परमिशन से। ये जो परमिटिविटी है, ये लफ्ज निकला है बेटा परमिशन से, यहां से। कैसे? ऐसे बच्चे के परमिशन देना मींस परमिट करना, तो ये वहां से लफ्ज निकला। इसका मतलब ये हुआ बच्चे के जो बीच में मीडियम मौजूद है, ये कितनी इजाजत दे रहा है फोर्सेस को लगने की। और से मेरी बात सुनो। मुझे बताओ ये जो Q1 चार्ज है, ये जब Q2 को रिपेल करेगा तो ये ऐसे करेगा F12। जब ये Q2 चार्ज Q1 को रिपेल, यानी दूसरा वाला पहले को रिपेल करेगा तो ये कहलाएगा F21। तो मुझे बताओ ये फोर्सेस उस वक्त ज्यादा लगेंगी जब ये बीच में मौजूद चीज अलाउ करेगी। अगर ये अलाउ ही ना करे तो फोर्स भी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब बीच में कौन मौजूद है? मीडियम, एयर। तो मीडियम कितनी इजाजत दे रहा है इन फोर्सेस को ट्रांसफर होने की। दूसरा सा पहला, पहले से दूसरा, ये मीडियम कितनी इजाजत दे रहा है फोर्सेस को परमिट होने की, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू चेंज होगी हर मीडियम के लिए। दो के लिए सेम है, मैंने आपसे बोला कि जब वैक्यूम है यानी मीडियम मौजूद ही नहीं है उस वक्त, और एयर। और आपको पता है ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंट -12। दैट इज द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द मीडियम। ये सबसे लीस्ट वैल्यू है।
इससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है। तमाम मीडियम्स के अंदर ये वैल्यू सबसे लीस्ट है। इसका मतलब एयर के लिए वैल्यू इतनी लीस्ट है बच्चे कि मीडियम है या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बताओ फ्री स्पेस का मतलब क्या था? वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब मीडियम है ही नहीं। और अगर मैं एयर रख रहा हूं तब भी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। सोचो, मतलब तुम एक बात जरा सोचो कि ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या है मुझे बताओ। तब भी मैं आपसे कह रहा हूं वैल्यू कितनी है ना होने के बराबर। एक्सपोनेंट -12 का मतलब है 12 जीरो लगे में 11 जीरो लगे ना होने के बराबर, तो भी ये वैल्यू। वैक्यूम को हटा के क्या रख दिया मुझे बताओ, तब भी यही है। इसका मतलब एयर के होने या ना होने से वैल्यू की जात पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं, कि वैल्यू तो यही है। तो इसका मतलब समझ लो कि दिस इज द लीस्ट वैल्यू, कि इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तमाम मीडियम्स के लिए। अगर मैं एयर के अलावा अगर मैं एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम लाके रखूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू सबसे क्या है मुझे बताओ, लीस्ट। वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है आपकी? बस ठीक है। यानी कि अगर मैं एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम रख दूंगा, एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम रख दूंगा तो ये वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि बेटा ये खुद सबसे छोटी है। बात समझने वाली है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं एयर को हटा के चेंज करूं। अच्छा, पहले तो एक बात ये समझ लो कि के की वैल्यू अगर मैं उठा के आप निकालूं तो मुझे बताओ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट कितना है मुझे बताओ, 8.85 एक्सपोनेंट -12। जब मैंने वैल्यू उठा के पुट करी तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, 9 एक्सपोनेंट 9। इस पूरे का फ्रैक्शन ले लेंगे कैलकुलेटर, सही है। तो मुझे बताओ मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। अब देखो मैं जुमला क्या कह रहा हूं, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये क्या थी, लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द मीडियम। ये वैल्यू क्या है मुझे बताओ, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि बेटा दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा था, इनवर्स। मुझे बताओ अगर 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 दिस इज द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल मीडियम, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग ऑल। अब बात समझने वाली ये है बेटे, बात समझने वाली ये है कि अगर ये एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटी वैल्यू है अमंग ऑल द मीडियम, तो ये के की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी अमंग ऑल द मीडियम, क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन। एप्सिलॉन नॉट अगर सबसे छोटा तो के सबसे ज्यादा। तो मुझे बताओ क्या लिखोगे अपने पास, आया ना? सही। मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे छोटी थी और इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे बताओ इतनी बड़ी बात कह दी कि वैक्यूम रखा तब भी यही वैल्यू, एयर डाल दी तब भी यही वैल्यू, इतनी छोटी है। अगर तुम्हें समझने वाली बात यह है कि वैक्यूम और एयर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आगे की तुम लोगों को, बहुत बड़ा सबूत कि ये बात, इस बात में कितनी हकीकत है। इस बात में ऐसी हकीकत है बच्चे की बात सुनो, कि मैंने तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें मैंने लेप्लास करेक्शन तुम्हें बताई। उसके अंदर मैंने तुम लोगों को वो वाली बात भी बताई बच्चे कि आपके पास ना सबसे बड़ी बात यह है कि एयर इज अ बेस्ट इंसुलेटिंग मीडियम। ये बात हमें हर जगह सुनने को मिलती है। आपको पता है एयर इंसुलेटिंग मीडियम है, पता है एयर इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब क्या है, कि कंडक्ट नहीं करे। बात समझा? एयर इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब क्या है, कि एयर कंडक्ट नहीं करे। मतलब एयर कंडक्ट नहीं करेगा मतलब क्या है, कि एयर कंडक्टिंग मीडियम नहीं है।
एयर के अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि बेटा ये सबसे लीस्ट वैल्यू, ये वैल्यू जितनी ज्यादा कंडक्टिव मीडियम उतना ज्यादा, ये वैल्यू सबसे कम मतलब कंडक्टिव होगा ही, इंसुलेटिव होगा। बात समझने वाली है। तो मुझे बताओ, तुमने यहां सबसे छोटी वैल्यू पुट करी तो आंसर सबसे बड़ा मिलेगा, क्योंकि दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो बेटा ये वैल्यू सबसे, अब आगे चलते। मैंने आपसे बोला मीडियम चेंज कर दो, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम रख दो, तो रख के देखते क्या होता। कंपैरिजन करना मेरे से, कंपैरिजन करना। मुझे बताओ, एक तरफ रख रहे हैं एयर, कंपेयर कर रहे हैं, और एक तरफ एयर के अलावा कोई भी मीडियम रख दो, एयर के अलावा कोई भी मीडियम रख दो, मैंने उठा के रख दिया क्या, मुझे बताओ? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एयर के अलावा कोई भी, कोई भी एयर के अलावा कोई भी मीडियम रखोगे डायरेक्ट। तो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और बीच में मौजूद है, और मुझे बताओ एयर। तो भाई अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल। अब कैसे करेंगे मेरी बात, मुझे बताओ। ये अगर रिपेल करेगा तो इसके रिस्पेक्ट से अगर बात करूं, रिपेल करने का मतलब दूर धकेलना। अगेन Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दोनों के दरमियान है डाइलेक्ट्रिक इसका, तो भाई डाइलेक्ट्रिक, अगेन ये पॉजिटिव, रिपेल करेगा। अब सुन के जरा जवाब दो, बहुत ध्यान से। मुझे बताओ, एयर में ज्यादा लाइंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दी है या डायरेक्ट? मुझे बताओ। डायरेक्ट्रिक 4 लाइंस को गुजरने की इजाजत दे रहा है, जबकि एयर कितनी लाइंस को गुजरने की इजाजत दे रहा है? 2। सही। मुझे बताओ, ये 4 लाइंस को गुजरने, सुनो। अच्छा अब मुझे बताओ आप एक बात, सर यहाँ पे 2 क्यों है? बेटा बकिया 2 लाइंस बाहर निकल गए, बकिया 2 लाइंस मीडियम उनको अलाउ नहीं करना गुजरने। मीडियम की कैपेसिटी थी कि उसने 2 लाइंस को अलाउ करना, तो बेटा सिर्फ 2 लाइंस ही अलाउ, बकिया 2 लाइंस बाहर। दिस इज कॉल्ड क्या, मुझे बताओ ये क्या चीज? परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब परमिट करना, इजाजत देना। तो डायरेक्ट कितनी लाइंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दे रहा है? 4। एयर ने कितनी गुजरने की इजाजत? 2। और एयर स्लैश डाल के फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम भी लिख सकते, अभी मैंने आपको बताया। तो मुझे बताओ परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ग्रेटर है किसके मुकाबले में? मुझे बताओ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, क्योंकि उसने ज्यादा लाइंस को गुजरने की इजाजत दी है, उसने कम लाइंस को गुजरने की इजाजत। तो परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मैंने आपको अभी बात बोली है कि दिस इज द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द, इससे छोटी वैल्यू मीडियम्स के अंदर है ही नहीं, ये सबसे छोटी वैल्यू। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि ये 2 चार्जेस हैं, इनके दरमियान एयर मौजूद है और इनके दरमियान वैक्यूम मौजूद है। बात ही, क्योंकि परमिटिविटी एयर की इतनी कम है जो वैक्यूम के बराबर, बिकॉज एयर इज द बेस्ट इंसुलेटिंग में सबसे बेस्ट। तो मुझे बताओ इसके दरमियान में मैं एयर रखूं, तब भी इन दोनों के दरमियान फोर्सेस एक जैसी होंगी। इसके दरमियान अगर मैं वैक्यूम रख दूं, तब भी इनके दरमियान की फोर्सेस एक जैसी। उठा के किसी और मीडियम में रखते हैं, और किसी और मीडियम का नाम क्या? डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक में रखा, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे वैल्यू का। कोई और मीडियम रखूंगा इससे वैल्यू ज्यादा, कोई और मीडियम रखो वैल्यू ज्यादा, ये वाली बात है। अब मैंने क्या किया बच्चे, सुनो। अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि वैल्यू कितनी ज्यादा है, अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि वैल्यू कितनी ज्यादा, मुझे बताओ दोनों के दरमियान में गैप कितने का है? 2 का। सही। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सुनना, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। अभी बड़ी मजे की बात आई, मुझे बताओ ये क्या डिवाइड और ऊपर आगे क्या हो जाए? मल्टीप्लाई।
तो मुझे बताओ डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब सुन, बड़ी जबरदस्त चीज, सुन के जवाब दे। मुझे बताओ एक बात कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन आर को लिखूं, तो देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख। ईमानदारी से बताइए एप्सिलॉन आर की, अच्छा पहली बात सुनो, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में होगी, 2 3 4 5 7, इस तरीके से ऐसे होल नंबर्स में, 2 3 4 5 ऐसे। पॉइंट्स में नहीं होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। अच्छा, अगली बात नेगेटिव में कभी नहीं होगी। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रख दूं तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रख दूं, तो ईमानदारी से बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बताया ये वैल्यू क्या है, सबसे लीस्ट है, इसके बराबर कोई भी नहीं हो सकता। और इतनी लीस्ट है, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात बोली है कि एयर हो या वैक्यूम आ गई, इतनी लीस्ट है, इतनी लीस्ट है। तो मुझे बताओ इसका मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, पर एमसीक्यू क्या आता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, मुझे बताओ, वन। वन के बराबर भी नहीं होगी, वन से छोटी भी नहीं होगी, सही है? तो इसका मतलब, पहले मुझे बताओ ये वाली बात सुनिए, ये वन से ग्रेटर क्यों, क्या मैंने यहाँ वन पुट कर दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना, बात समझ आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ कि इस तरीके से मैंने एयर जब प्रेजेंट थी तो उसका ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है? तो जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, तो के डी इज इक्वल्स टू, यानी कूलम्ब कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी, सही है? वहां जब एयर थी तो क्या पुट किया था, एप्सिलॉन नॉट, सही है? अच्छा, के डी इज इक्वल टू 1/4 पाई, मुझे बताइए एप्सिलॉन डी की जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक बात, के डी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर को अलग कर दिया बाहर, और अंदर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भाई एक चीज देखने की लगी, ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, के बराबर है। मुझे बताओ, मैंने पुट किया के डी इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म की जगह के, और नीचे क्या रह जाएगा, ये फ्रैक्शन भी एमसीक्यू में पूछ रहा है, एमसीक्यू बताता रहूंगा। इस फ्रैक्शन के मुताबिक अगर एप्सिलॉन आर को ऊपर फेंकूं तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय, बोलो, मल्टीप्लाई बाय के डी। अगेन एप्सिलॉन आर कभी क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, हमेशा वन से ग्रेटर होगा। तो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, मुझे बताओ सर, आपको कैसे पता चला, अभी बताया ना, तो जो k की वैल्यू है सबसे क्या है, हाईएस्ट। मुझे बताओ दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा था, इनवर्स। अगर ये सबसे लीस्ट वैल्यू है अमंग ऑल द मीडियम, तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी अमंग ऑल, सही है? तो भाई साहब सब एमसीक्यू तो पूछ रहा था, देखो।
अच्छा भाई देखो, अब इसके अंदर आएगा वो नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो करना आप लोगों को बता। इसके अंदर आएगा नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास, अच्छा बेटा पॉइंट चार्ज का जिक्र खत्म हो गया, सही है। अब मेरे पास है, सपोज करो कि एक सोर्स चार्ज, ठीक है, ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज मौजूद है। अच्छा, इसके करीब मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा है, देखो यहाँ। बेटा कल बताया टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है। मुझे बताओ, ये इसकी फील्ड से बाहर मौजूद है। मुझे बताओ सोर्स चार्ज की फील्ड यहां एंड हो रही है, इसके बाहर जो भी पॉइंट होगा, चाहे वो यहां हो या चाहे वो यहां पर हो, दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ इंफिनिटी हर वो पॉइंट है जो सोर्स चार्ज की फील्ड से कहां है, मुझे बताओ, बाहर है। चाहे वो बिल्कुल उसके करीब ही क्यों ना हो, वो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। मुझे बताओ टेस्ट चार्ज को भी रखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है आपका, ठीक है, ये आपका सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज। मुझे बताओ, इस टेस्ट चार्ज को मैंने उठा के इसके करीब लाना शुरू किया। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एरिया, ये वो एरिया है जहां तक सोर्स चार्ज की रसाई मौजूद है। मुझे बताओ इस टेस्ट चार्ज को उठाया, उठा के इसे करीब लाना शुरू करूं। मुझे बताओ मैं टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाऊंगा, तो ये अभी पॉजिटिव है, ये भी अभी पॉजिटिव है। ये इसको क्या करेगा, मुझे बताओ, रिपेल करेगा। कौन रिपेल करेगा? कौन रिपेल करेगा? सोर्स चार्ज रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा? टेस्ट चार्ज। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब सुनिए, फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा आउटवर्ड। फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्ड, वो हमेशा इनवर्ड्स होगी। क्योंकि मुझे बताओ अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इनवर्ड, ठीक है। अच्छा अब मेरी एक बात सुन, ईमानदारी से बताओ, कल मैंने तुम्हें कहा था कि टेस्ट चार्ज की गिर्द कोई फील्ड नहीं होती, चार कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो लिखवाया। अब सुनो, मैं जो जुमला बोल रहा हूं ना, ये जुमला जाके घर की किसी बड़ी बड़ी दीवार पे लिखते हैं, सबसे बड़ी दीवार जिसमें पेंट हुआ हो, बेहतरीन की सब। क्या काम है ना, लास्ट, अगर टेस्ट चार्ज ये मौजूद है और इसके गिर्द कोई फील्ड नहीं है, तो ये किसी दूसरे को
अट्रैक्ट और रिपेल करने की सलाहियत नहीं है। क्या बोला जुमला, क्या बोला सुनो। देखो बेटा, जितना बड़ा चार्ज होता है, अब बता दूंगा। ये देखो, अब ये सोर्स चार्ज है, इसके इर्द कितना बड़ा है, जितना बड़ा एरिया घेर के रखेगा उतनी जोर से अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। क्या बोला जुमला, जितना बड़ा एरिया घेर के रखेगा उतनी शिद्दत से अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि ये कितनी जोर से अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। बेटा देखो मैंने आइडिया लिखा हुआ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, स्ट्रेंथ। सही है, कि कितनी जोर से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जितना बड़ा एरिया घेर के रखेगा उतनी जोर से अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। और अगर एरिया है ही नहीं, गरीब मिस्किन, अगर एरिया है ही नहीं तो ना अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। तो बेटा ये सबसे मिस्किन चार्ज है, क्योंकि हर कोई दूसरा उसको मारेगा, हर कोई दूसरा इसको मारेगा। तो बेटा जालिम कौन है मुझे बताओ, सोर्स चार्ज। और मजलूम कौन है, टेस्ट चार्ज, जो जुल्म सहेगा, जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी बंदा। अल्लाह माफ करेगा। तो सपोज कर ले ये सियासतदान हाँ भाई, तो मुझे बताओ, ये रहा आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है। और मैंने अगेन आपसे कह रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द कोई एरिया नहीं है, तो सब दूसरे इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगाएंगे, यानी कि ये लगाए। तो अब जरा देखो, मुझे बताओ, ये रहा आपका टेस्ट चार्ज और अभी मौजूद है पॉइंट ऑफ इंफिनिटी पे। तो चूंकि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसकी फील्ड रही आउटवर्ड, इंटेंसिटी रही आउटवर्ड। मुझे एक बात बताइए, अब एक जुमला सुने, मुझे बताओ दोनों के दरमियान होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन, तो ये फोर्स लगने की डायरेक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स की शिद्दत भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स की शिद्दत। क्या जुमला बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो लिखी, इसका मतलब है शिद्दत। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में शिद्दत, हाँ या ना। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा, अगर अम्मा ने रख के राइट गाल पे चमाट मारा है तो शिद्दत भी वही महसूस होगी, लेफ्ट गाल पे तो महसूस होगी, हाँ या ना। तो मुझे बताओ जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में शिद्दत, हाँ या ना। सही बेटा, मिसालें बहुत। मुझे बताओ यहाँ पे एक बात के, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कितनी फोर्स लगी। फोर्स किस पे लग रही, कितनी फोर्स लगी टेस्ट चार्ज, ठीक है, कितनी फोर्स लगी टेस्ट चार्ज। अब इसको मैंने बना दिया अपना फॉर्मूला नंबर 1। तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्स पर का मतलब डिनोमिनेटर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बताओ, ये बन गया बस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इस टेस्ट चार्ज को उठा के मैंने यहाँ लाके रख दिया बेटा इसकी फील्ड के अंदर। ले भाई, जुल्मो सितम शुरू, जुल्मो सितम शुरू। मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस आर, वही कल वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ दो चार्जेस मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर लगा सकता हूं कूलम्स लॉ, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं कूलम्स लॉ, लेकिन कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगेगा, मॉडिफाई होकर लगेगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो तो बेटा पॉइंट चार्ज पे था, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैंने बेटा कूलम्स लॉ लगाया। कूलम्स लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया, के Q1 का मतलब पहला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। फोर्स कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। लग किस पे रही है, टेस्ट चार्ज। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस
आर स्क्वायर, ये रहा। सही है। मैंने क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू को उठाया, उठा के कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मुझे बताओ जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की जगह ये होल डिवाइड बाय, मर गया, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज मर गया, और मरने के बाद क्या बचा, मरने के बाद क्या बचा, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे मरने के बाद क्या बचा, पछतावा, के कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा ये रही इक्वेशन। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला था टेस्ट चार्ज की फॉर्मूला। ईमानदारी से बताइए टेस्ट चार्ज वाले फॉर्मूले में सोर्स चार्ज मौजूद नहीं है, और सोर्स चार्ज वाले फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज मौजूद नहीं है। ये बताओ यहाँ पे सोर्स चार्ज मौजूद नहीं है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मौजूद। तो मुझे बात बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती हुई आपको नजर आए, तीन चीजों पर डिपेंड करती हुई आपको नजर आ रही है। मीडियम पे, के का मतलब मीडियम, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू, और किस पे मुझे बताओ, आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स, तो क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलोगे? एमसीक्यू में हिला देता है वो। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है, पढ़िए भाई तेरी, मुझे बताओ कल हमने पढ़ा कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट हो गया, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट हो गया। तो सर फिर यहाँ पे स्मॉल क्यू ही आएगा हमेशा? नहीं भाई, अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा छोटा चार्ज लाके रख दूं तो उसके लिए भी तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम उसके लिए पढ़ लें जो इंतहाई सिंपलेस्ट है, इंतहाई सिंपलेस्ट का मतलब टेस्ट। अगर मैं यहाँ कोई छोटा चार्ज लाके रखूं तो जाहिर है बेटा ये जालिम, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तब भी दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी ना भाई। तो दैट इज वाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हर वो चार्ज आएगा जिसपे ज्यादा फोर्स लगेगा। इन शॉर्ट बात समझाने वाली है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर वो चार्ज आएगा जिसके ऊपर ज्यादा फोर्स है। ठीक है, तो आगे चलते रहो भाई, परेशान नहीं होना।
The unit of electric field intensity, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, क्या यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। और बेटा नेचर आपके सामने मौजूद है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी है, मतलब डायरेक्शन मौजूद है तो कौन सी क्वांटिटी लिखोगे अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी।
देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो सेम डायग्राम जैसे वहां बनाई है, अगर मैं यहां बनाऊं कि ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पूरा नाम अगर तुम्हें याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी से निकला वैसे। तो मुझे बताओ इसके करीब मैंने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, अब ये पॉइंट ऑफ इंफिनिटी पे है, हर वो पॉइंट जो फील्ड से बाहर है मैंने आपसे बोला है कि वो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। अब मुझे अगली बात बताइए, मैं मिसालें, बेटा ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत डिटेल है। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट में ले जाए, मुझे बताओ बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूं, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड तो नीचे है ना, बॉल नीचे ऊपर जा रहा है फील्ड के अगेंस्ट में। अब मुझे बात ही बताइए, हर वो चीज जो फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा है, बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, फील्ड नीचे, अब बॉल जितना ऊपर जाएगा एक एक पॉइंट के ऊपर अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। हर वो चीज जो फील्ड के अगेंस्ट में जाएगी अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रहा है। सेम चीज मुझे बताओ, ये स्प्रिंग मास सिस्टम था, ठीक है। अब स्प्रिंग इस पॉइंट पे कौन सी हालत में रहना चाहता है, स्प्रिंग चाहता है कि वो डिफॉर्म ना हो। आपने पकड़ा, पकड़ के खींच दिया, बेचारा चाहता था रेस्ट की हालत में, आपने उसको पकड़ के खींच दिया। इसका नेचर ये है कि डिफॉर्म नहीं होना चाहता, आप इसको डिफॉर्म कर। अब स्प्रिंग जितना खींचेगा अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हर वो चीज जो नेचर के खिलाफ हो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करे। मुझे बताओ पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड, आप उसको पकड़ के अंदर लो। अब मुझे बताओ टेस्ट चार्ज को आपने पकड़ा, पकड़ के किस तरफ लेके गए, क्या फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, फील्ड कहां पर है मुझे बताओ, आउटवर्ड, टेस्ट चार्ज कहां जा रहे हैं, इनवर्ड। अब टेस्ट चार्ज जितना अंदर की तरफ जाएगा अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये है इलास्टिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्म अलग अलग है। मुझे बताओ आपने इसको पकड़ा, पकड़ के अंदर ले गए। अब एक बात बताइए, खुद से तो कभी भी नहीं जाएगा, उससे तो कभी भी नहीं जाएगा, आप फोर्स लगाओगे और वो क्या कवर करेगा, डिस्प्लेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। मुझे बताओ आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यहां पे सही। अब आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अगेंस्ट में है, क्या डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अगेंस्ट में है, बिल्कुल है, फील्ड है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां कवर होता है। अब मेरी बात सुनिए, सर ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों करता है, बहुत गौर से मैंने कॉन्सेप्ट सुना, इधर भी ऊपर जाते हुए स्टोर होती है, नीचे आते हुए रिलीज होती है। मुझे बताओ ये जितना अंदर की तरफ जा रहा है एक एक पॉइंट पे एनर्जी स्टोर कर रहा है, आपको पता है इस पॉइंट पे एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर होते होते इस पॉइंट पे जाएगा। अब सर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो काम कहाँ आई, सुनो, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, क्या कर रहा होगा, रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन ये ढीठ बन के यही खड़ा, वो लाके घुसे मार रहा है इस मूर्ति पर, बाहर निकल, वो फिर भी यही खड़ा है, नहीं जाएगा बाहर। तो जो ढीठ बन के इस खड़े रहने की यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए थी वो उसने अपने साथ दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे खड़े रहने के लिए चाहिए थी कि कितनी देर तक बॉल इस पॉइंट पे रहेगा, फिर वापस नीचे। तो मुझे मतलब ऊपर जाते हुए स्टोर कर रहा है, 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 मिली सेकेंड्स के लिए यहां रुकेगा, मुझे यहां रुका रहा उसके लिए एनर्जी चाहिए, फिर नीचे कुछ सेकंड्स के लिए यहां रुकेगा, जितने सेकंड्स रुका रहा वो एनर्जी चाहिए, सही है। वो बेटा उसके लाके दूसरे मारा, बाहर निकल, नहीं जाऊंगा, एक हीट बन के खड़ा रहे, एक नहीं जाएगा, क्या है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो जो खड़ा रहे,
उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी इसका नाम क्या है मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ किस पॉइंट पे इसके ऊपर लाते मुझे ज्यादा पड़ेगी या इस पॉइंट पे ज्यादा पड़ेगी? बी। हाँ बताओ, पॉइंट ए पे ज्यादा पड़ेगी पॉइंट बी पे, जल्दी से बताओ। पॉइंट बी पे बेटा, जितना करीब है, जितना करीब है फोर्स ऑफ रिपल्जन उतनी ज्यादा। तो मुझे बताओ भाई साहब। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपसे बोला था कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है और वो डिस्प्लेसमेंट का बेटा, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन किस पे हो रहा है? टेस्ट चार्ज तो सोर्स चार्ज? टेस्ट चार्ज। कितना वर्क डन हुआ? टेस्ट चार्ज। आप उसको लेके जा रहे हो, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हो। तो कितना वर्क डन हुआ? टेस्ट चार्ज। सही है? तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ले भाई, कितना वर्क डन हुआ टेस्ट चार्ज? ये रहा। अब मुझे बताओ, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। आ जाना, झूठ ना बोलना। वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि फोर्स एज इट इज डिस्प्लेसमेंट, आर से डिनोट कर रहा हूं, कॉस थीटा डिवाइड बाय क्यू। सही है? अच्छा, ये कौन सी वाली फोर्स है? जो सोर्स चार्ज लगा। आपको अभी मैंने पीछे डायग्राम जो बताई उसमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, झुकना बोलना। सही है? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में थे। तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फोर्स पैरेलल है एंटी पैरेलल है? एंटी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि cos 180 पर यूनिट टेस्ट। सही है? ले भाई, cos 180 इज -1। ठीक है, तो मुझे बताओ इट बिकम्स दिस, cos 180 इज -1। ये लो, नीचे टेस्ट चार्ज ऐसे एफ आर है। ठीक है। तो बच्चे मेरे पास क्या, मैं इस एफ की जगह ई क्यू लिख दूं? इस एफ की जगह ई क्यू, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, से क्यू नीचे डिवाइड होना था ऊपर आके। तो ये देखो, आएगा। तो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अलग करूं तो मेरा फॉर्मूला ये है। बहुत सारे एमसीक्यू में सॉल्व करा है, बहुत सारे एमसीक्यू।
तो ये जो टर्म बनी है वो ये बनी, ये देखो, जो टर्म बनी है वो ये बनी। सर इस बात का मतलब क्या है? डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल का चेंज होना, डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल का चेंज। सर नहीं समझ में आया? अबे भाई मुझे बता, डिस्टेंस, मैं जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा, मैं जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा, पोटेंशियल उतना ज्यादा स्टोर होगा, आया ना? लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है मुझे बताओ, अगेंस्ट। तभी ये माइनस है। मेरा जुमला दोबारा सुनो, मैं जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल उतना ज्यादा स्टोर, ये है बात। ठीक है, जुमला दोबारा सुनो, मैं जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब स्टोर होगा। तो डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल का चेंज होना, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब चेंज होना, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, मतलब चेंज। तो भाई अगर मैं यहां से यूनिट डेवलप करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम, बोलो हाँ है। न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू माइनस, बेटा यूनिट लिख रहा हूं तो माइनस साइन नहीं लगा हुआ, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ पोटेंशियल, ये रहा, ये रहा पोटेंशियल, which is equals to जूल पर कूलम। वर्तन पर यूनिट चार्ज, वर्तन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताओ, वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। तो मुझे बताओ पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट पर मीटर के। ये बात है।
तो एक सवाल लिखिएगा। The potential difference between the two large parallel metal plates potential difference between the two large parallel metal plates is 160 volt. Is 160 volt. If the plates are separated by 4 millimeter, if the plates are separated by 4 millimeter, then electric field due to these plate will be dash. डायरेक्टली आंसर दो, आंसर दो। Potential difference is 160 volt, 4 millimeter, राइट। कैंसिलेशन के बाद 40, 4 4 जा 60 और 0
40 एक्सपोनेंट 3 आ जाना, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। न्यूटन पर कूलम भी कह सकते, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते, 40,000 भी कह सकते। अच्छा, अब चूंकि बेटा, मुझे बात बताओ यहाँ पे, सुनना बहुत गौर से, मैं एक चीज बता रहा हूं, इसका भी फिर मैं एमसीक्यू करा दूं। देखो मुझे बताओ, एक एक पॉइंट पे ना, देखो अगर मैं फील्ड के अंदर एंटर हो जाऊं, तो एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट के ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लगेगी, बोल दो हाँ है। मुझे बताओ, जितना दूर हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, जितना करीब जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि एक एक पॉइंट पे फील्ड अलग अलग है, तो मेरा पोटेंशियल भी चेंज आया। मैं निकालना चाहता हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट, जो एक पॉइंट पे मुझे परफेक्ट आंसर दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से मेरा पोटेंशियल कमजोर पड़ सकता। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला बनाया था ना, ये देखो यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला बनाया था, इसमें मैं वैल्यूज उठा के पुट करता हूँ। तो मुझे बताओ V इज इक्वल टू, माइनस साइन नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि पोटेंशियल है स्केलर। बेटा एक बात, तो फॉरन मनुष्य में बन गई भाई, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ माइनस साइन नहीं लगा। मुझे बताओ E मौजूद था, E खुद किसके बराबर, ईमानदारी से बताओ E किसके बराबर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बोल दो हाँ या ना। E किसके बराबर था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन के आया, के क्यू अपॉन आर। मुझे बताओ क्या मुझे मिल गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। मतलब मुझे अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो तो मैं परफेक्ट पोटेंशियल निकाल सकता हूँ एक पॉइंट। सर एक पॉइंट से क्या बोला था, नीचे आर एक पॉइंट का फोटो होगा, यहाँ पे आर जब चेंज हो रहा था तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा था, चेंज हो। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंगल पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको एक सवाल डिक्टेट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास। अब लिखिएगा, if a test charge is located, if a test charge is located at a distance of 40 centimeter, if a test charge is located at a distance of 40 centimeter towards the source charge, towards the source charge of magnitude 0.4 microcoulomb, 0.4 microcoulomb,
then absolute potential at this point will be dash. Then absolute potential of this point will be dash. बताओ बताओ आंसर बताओ। आई कैलकुलेटर बाहर आ गया है, डर लग रहा है मुझे। पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर। और एक बात ईमानदारी से बता देना, क्यू की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई 0.4 माइक्रो, सही है। और नीचे आर की वैल्यू क्या थी, 40 सेंटीमीटर। और मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा, सही है। तो 9 और एक्सपोनेंट 9 और -6, एक्सपोनेंट 9 और -6 कितना बनेगा आपके पास 3। और यूनिट क्या था भाई, वोल्ट।